नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा चुनाव में सारे सर्वे, वोटिंग से पहले और वोटिंग के बाद, ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल, सारे सर्वे भले ही कांग्रेस को जिता रहे हो, कांग्रेस की सरकार बना रहे हो, लेकिन बीजेपी के चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी ने आज शाम अचानक सबको चौंका दिया। नायब सिंह सैनी ने, यानी बीजेपी चीफ मिनिस्टर ने कहा, सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उनके पास सारी व्यवस्थाएं हैं, सारी व्यवस्थाएं उनके पास हैं, यानी सारे इंतजाम हैं चुनाव जीतने के। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। अब दोस्तों, कल्पना कीजिए, मुख्यमंत्री के बगल में स्पीकर बैठे हैं और दूसरी तरफ उनके साथ बीजेपी के स्टेट चीफ बैठे हैं, और ऐसे में मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं सारी व्यवस्थाएं उनके पास हैं। अब कैमरे के सामने अचानक वो बोल गए, सारे इंतजाम हमारे पास हैं। और यहीं पर बात नहीं रुकी, उन्होंने आगे एक और इशारा किया। उन्होंने कहा कि 8 अक्टूबर को जब मशीनें खुलेंगी तो जीतेगी बीजेपी, और कांग्रेस कहेगी कि मशीनों की वजह से हारे हैं, मशीनें खराब थी, यानी मशीन पर कांग्रेस सवाल उठाएगी। 8 तारीख को हम सरकार बना रहे हैं, मेरे पास सभी रिपोर्ट्स हैं। 8 तारीख को आंकड़ा जनता देगी जवाब और ये कहेंगे कि ईवीएम है खराब। अब दोस्तों, अगर कोई छोटा मोटा बीजेपी का कार्यकर्ता, नेता, सभासद, कॉरपोरेटर अगर ऐसी बात करता तो हो सकता है मैं इसको सीरियसली नहीं लेता, लेकिन चीफ मिनिस्टर, एक ऐसा चीफ मिनिस्टर बीजेपी का जो कोई भी अहम बात, इंपॉर्टेंट बात, कोई खुलासा बिना अमित शाह या मोदी से परमिशन लिए बगैर जो बोलता ना हो, अहम बात ना करता हो, वो कह रहा है और कैमरे पर बोल गया कि सारी व्यवस्थाएं हैं, सारी हर तरह की व्यवस्था हमारे पास है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। अब दोस्तों, मशीनें खुलने से कुछ घंटे पहले, नतीजे आने से कुछ वक्त पहले, अगर मुख्यमंत्री, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर इस तरह की बात कर रहे हैं, जिनके अंडर में आज भी चीफ सेक्रेटरी है, डीजीपी है, कप्तान है, कलेक्टर है, रिटर्निंग ऑफिसर है, पूरी व्यवस्था है जिनके हाथ में, डबल इंजन की सरकार है, इधर नायब सिंह सैनी, उधर अमित शाह और मोदी बैठे हैं, और इस तरह की बातें की जा रही हैं, वो भी कुछ घंटे पहले, नतीजे आने से पहले। इसका क्या अर्थ निकाला जाए? ऐसी बात करने के पीछे मंशा क्या है? क्या कोई बड़ी प्लानिंग वाकई चल रही है? क्या कोई बड़ा उलटफेर होने जा रहा है? और या फिर पोस्टल बैलेट का खेल है? पोस्टल बैलेट का खेल है। आगे मैं एक्सपर्ट के जरिए बताऊंगा कि ये पोस्टल बैलेट का गेम क्या है, खासकर जहां पर हार जीत कम अंतर से होती। पोस्टल बैलेट पर भी आऊंगा। और सवाल इस बात का है कि मशीनों की बात क्यों छेड़ी जा रही है? क्या कोई पेशबंदी की जा रही है? दोस्तों, बड़ी खबर पर आने से पहले मैं एक छोटी सी बात, लेकिन बड़ी अहम बात आपके सामने रखना चाहता हूं, जोड़ना चाहता हूं कि 2019 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था 90 सीटों पर, उस वक्त 24 ऐसी सीटें थी, 24 सीट्स, 24 सीटें ऐसी थीं जहां हार जीत का अंतर सिर्फ 5,000 वोट का था। कोई 4,000 से हार गया, कोई 3,500 से हार गया, कोई 2,500 से हार गया, और 5-6 सीटें ऐसी थीं जहां पर 1,000 से कम वोट से हार जीत हुई, यानी कोई 700 वोट से हार गया, कोई 900 वोट से हार गया। अब सवाल इस बात का है कि इस बार भी दिस टाइम, जो हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे थे आपको कि 24-25 सीटें, 25 सीटों पर बहुत कांटे की टक्कर, जिसमें कई सीटें पे मुकाबला सीधे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। सवाल इस बात का है कि अगर वहां पर, ऐसी सीटों पर हार जीत 2,000, 2,500, 3,000 वोटों के अंतर से होती है, तो क्या फिर पोस्टल बैलेट का खेल भी खेला जा सकता है? और ये खेल खेला गया है। एक्सपर्ट आज कुछ खुलासा करेंगे और मैं उनसे पूछूंगा कि जो पोस्टल बैलेट है, ये गेम क्या है, इस पर मैं आऊँगा। और एक बात मैं और कहना चाह रहा हूँ आपके सामने कि अगर कांग्रेस की हवा है, कांग्रेस के पक्ष में हवा है, एग्जिट पोल मोहर लगा रहे हैं, तो फिर आखिरी वक्त पर ये सस्पेंस क्यों क्रिएट किया जा रहा है? इस तरह का सस्पेंस क्रिएट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, मोटिव क्या है, मंशा क्या है, इरादे क्या है? अब दोस्तों, ज़मीनी सच्चाई तो ये है कि हरियाणा में जो मुकाबला है उसमें पीपल वर्सेस गवर्नमेंट है, सरकार बनाम जनता का मुकाबला है। कांग्रेस उसकी बिग बेनिफिशियरी है, फ़ायदा कांग्रेस को मिल रहा है, हवा दिख रही है।
और जितनी भी सीटें हैं 90 सीटें, उनका जो भी सर्वेक्षण आ रहा है या हमारे जो एक्सपर्ट्स जा रहे हैं, और पिछले कई दिनों से एक एक सीट का मैं सर्वे कर रहा हूँ, अगर उसके बावजूद भी इस तरह का सस्पेंस क्रिएट किया जा रहा है कि जहां बीजेपी के स्टेट चीफ बैठे हों, स्पीकर हों, चीफ मिनिस्टर हों, और व्यवस्थाओं की बात हो रही है कि सारी व्यवस्थाएं हमारे पास हैं, एक बड़ा सवाल है, एक सस्पेंस क्यों क्रिएट किया गया? क्या ब्यूरोक्रेसी, जो रिटर्निंग ऑफिसर है या जो पुलिस है, जो कप्तान है, जो होम सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी है, इन सबको एक मैसेज दिया जा रहा है, मैसेज दिया जा रहा है, और इस मैसेज के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? दो खास मेहमान होंगे। मैंने आज हेमंत अत्री साहब, जर्नलिज्म के किंग हरियाणा के, उनको मैंने कहा कि आप आइए, राज खोलिए, पर्दे खोलिए, खुलकर बात करिए, ये बातें छुपाने का वक्त नहीं, खुलकर बोलिए, इधर उधर की बात नहीं। हेमंत अत्री हैं, उनको ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। हो सकता है जम्मू कश्मीर में, जहां हुकूमत आपको पता है किसके पास है आज की तारीख, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, आगे भी, और ये सब चीज़ें पहले भी हुई हैं। और आज के जो खास मेहमान हैं, उमाकांत लखेड़ा, 1991 से चुनाव आयोग कवर कर रहे हैं, और हेमंत अत्री भी हरियाणा के साथ साथ चुनाव आयोग की कवरेज करते रहे हैं। तो खास मेहमान हैं, आखिर तक सुनिए। सवाल छोटा नहीं है, हल्का नहीं है, समझने की जरूरत है इसको। अत्री साहब, पिछली बार 2019 में तकरीबन 20 से 25 सीटें ऐसी थीं जहां पर हार जीत का अंतर बहुत कम था, 4-5 हजार था, 4-5 हजार वोट से हार जीत हुई थी। और 5-6 सीटें ऐसी थीं पिछली बार जहां पर हार जीत का अंतर 1000 से भी कम था। और अमूमन हर चुनाव में, मुझे लगता है कि लखेड़ा साहब भी मेरी बात से सहमत होंगे, हर चुनाव में कई ऐसी सीटें होती हैं, 2-3 दर्जन, जहां बहुत नेक एंड नेक फाइट होती, कांटे की टक्कर होती, 1000, 2000, 800, 900 वोट से हार जीत होती है। क्योंकि आप सिर्फ हरियाणा के किंग नहीं है, आपने 20 साल इलेक्शन कमीशन कवर किया है, इलेक्शन कमीशन की आप एकदम तह के अंदर घुसे हुए हैं। मैं जानना चाह रहा हूं कि अगर 1000, 1500 का अंतर है, 800, 900 वोटों का अंतर है, तो क्या बैलेट पेपर के थ्रू कोई खेल हो सकता है या बाकी कुछ खेल हो सकता है? क्या इस तरह का मैनिपुलेशन हो सकता है मिस्टर अत्री? दीपक जी लगातार कर रहे हैं, ये लगातार कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए ना कि अभी तक फाइनल पोलिंग के फिगर्स क्यों नहीं आए? आपको लोकसभा का ध्यान होगा, 79 सीट्स का डेटा आज तक मैच नहीं कर रहा है। वोट पोल्ड कम है, वोट काउंटेड ज्यादा है। जो चीज आपने पोल ही नहीं की, उसको काउंट कैसे कर लिया? लोकसभा के अंदर 79 सीट्स पे हुआ ये, और जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है वो सुप्रीम कोर्ट तक गई और कोई रिलीफ नहीं मिला। बाकी आपको कहानी पता है। ये करते क्या है दीपक जी, उस चीज को समझिए। ये कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, एक माहौल बना दिया, उसके बाद फाइनल डेटा दो मत, और फिर ये क्या करेंगे, वहां पर जो काउंटिंग है, अगर वहां थोड़ी सी भी लापरवाही हुई और दुर्घटना घटी, ये क्या करते हैं? 2019 का एग्जांपल देता हूं मैं आपको, और उससे बड़ा एग्जांपल हरियाणा के अंदर नहीं हो सकता। जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा है, उनको 2019 में, भूपेंद्र हुड्डा के बेटे जी, दीपेंद्र हुड्डा 2019 में उनको 7500 कुछ वोटों से हरा दिया गया। क्या किया गया? उस खेल को समझिए, हरियाणा की जनता समझ जाएगी उसको। इलेक्शन कमीशन का रूल है कि पोलिंग, जो काउंटिंग शुरू होगी, उसमें सबसे पहले पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे। फर्स्ट राउंड पोस्टल बैलेट का हमेशा होता है, हम रोज डिबेट करते हैं आपके साथ जी। पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे और उसके बाद सारी की सारी ईवीएम टच की जाएंगी। उस इलेक्शन में क्या किया, थोड़े बहुत पोस्टल बैलेट गिने, क्योंकि प्लान तैयार था, थोड़े बहुत पोस्टल बैलेट गिने, उसके बाद सीधी ईवीएम खोल दी गई। और वो जब मार्जिन जहां तक गया, मार्जिन जैसे भी गया, और आखिर में ये कह दिया गया, दीपेंद्र वहां तक जीते हुए थे ईवीएम तक, फिर ये कहा गया कि पोस्टल बैलेट गिन लेते हैं। और वो पोस्टल बैलेट जब गिने, अच्छा, तब तक दीपेंद्र हुड्डा जीत रहे थे, ईवीएम तक जीत रहे थे वो लगातार। उसके बाद कहा कि पोस्टल बैलेट ले आओ, और पोस्टल बैलेट आते गए और 7500 से ऊपर वोट से दीपेंद्र को हरा दिया गया आधी रात को। तो ये खेल जो करते हैं, बेसिकली इसमें कुछ चीजें मैं बता दूं आपको साफ। पोस्टल बैलेट एक पक्ष, डेटा ना बताना पोलिंग का दूसरा पक्ष, और इलेक्शन कमीशन की चुप्पी इस सारे खेल पे लगातार। चाहे लोकसभा के चुनाव की काउंटिंग, आज तक भी चुनाव आयोग ने मुंह नहीं खोला कि डेटा मिसमैच कैसे कर रहा है। इसी चुनाव की बात कर रहा हूं, आज तक चुनाव आयोग ने मुंह नहीं खोला कि पोलिंग से ज्यादा काउंटिंग कैसे होगी वोटों की। सवाल ये है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो हरियाणा के, इसको बड़ा इफेक्टिवली रोका भी जा सकता है, ऐसी बात नहीं। अगर हरियाणा के जो बीजेपी कांग्रेस के नेता हैं, अगर वो इसको ठान ले कि वो नहीं होने देंगे, तो इनका सारा खेल ध्वस्त भी हो सकता है। केवल 2 मिनट का काम करना है उसमें।
जो फार्म 17C जो कांग्रेस पार्टी के सारे कैंडिडेट्स ने इकट्ठे किए हैं, उस पे क्या होता है, सबसे ऊपर होता है मशीन का सीरियल नंबर, फिर होता है उस बूथ पर कितने वोट पोल हुए। जब जैसे ही मशीन आए, सबसे पहला काम आप कराइए कि पोस्टल बैलेट गिनिए, सारे काउंटिंग खत्म कीजिए, तब ईवीएम को हाथ लगाने देंगे। तो क्लियर हो गया पोस्टल बैलेट का, कोई एक भी बचेगा तो हम बाद में काउंट नहीं करने देंगे, तय कर लीजिए, क्योंकि कंडीशन है, चुनाव आयोग का कानून। सेकेंड चीज है, जैसे ही ईवीएम आए पहले उसे सीरियल नंबर मैच करो कि ये वही ईवीएम है, और उसके बाद कितने वोट पोल्ड हैं और कितने निकले उसको मैच कर लीजिए, तो फिर ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात हरियाणा में पॉजिटिव पक्ष क्या है कि हरियाणा सरकार के कर्मचारी, क्या कहा था नायब सिंह सैनी ने, याद है ना आपको, कि 8 अक्टूबर को सबकी चूड़ी टाइट करूंगा। तो वो तो नायब सिंह सैनी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन इन कर्मचारियों के साथ सरकार खेला नहीं कर सकती, वो कोई चीज गड़बड़ नहीं होने देंगे। तो अगर आपका काउंटिंग एजेंट समझदार है, वो इन चीजों को मैच कर लेता है, तो कर्मचारी भी सरकार के बुलावे में नहीं आएंगे। अत्री साहब मैं अभी आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। मैं एक सवाल जरा लखेड़ा साहब से पूछूं कि इलेक्शन कमीशन की इनको भी बड़ी जानकारी। लखेड़ा साहब, जब सारे एग्जिट पोल आ गए, अर्नब गोस्वामी का भी आ गया, आज तक का भी आ गया, रजत शर्मा का भी आ गया, जितने भी मोदी जी की वाहवाही करने वाले पत्रकार हैं, एंकर हैं, सबने कहा कि नहीं साहब, हरियाणा में तो कांग्रेस आगे। जब कांग्रेस सारे एग्जिट पोल में आगे चल रही है, अत्री साहब के असेसमेंट में आगे चल रही है, आपके असेसमेंट में आगे चल रही, जितने भी मैंने पैनलिस्ट बुलाए, किसी ने ये नहीं कहा, इवन बीजेपी माइंडेड जो थे उन्होंने भी नहीं कहा कि साहब हरियाणा में बीजेपी जीत रही, सबने यही कहा कि कांग्रेस को एज है। तो जब कांग्रेस सारे सर्वेज में आगे चल रही है, तो मुख्यमंत्री अब ईवीएम की बात क्यों कर रहे हैं? क्या वो ब्यूरोक्रेसी को ये चेतावनी दे रहे हैं कि भाई हमारे साथ रहना, काउंटिंग में खेल नहीं होना चाहिए और हम ही लौट रहे? इसका पर्पस क्या है? आज शाम को मुख्यमंत्री, बीजेपी के स्पीकर और बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट, 3 टॉप लीडर ही क्यों बोल रहे हैं? व्हाई दिस कंफ्यूजन? इसका मकसद क्या है लखेड़ा साहब? देखिए, वो जो नायब सिंह सैनी और उनके अगल बगल 2 लोग बैठे हुए थे, वो जो कुछ वो कह रहे थे वो डिक्टेशन दिल्ली से गया है उनको, वो उनकी अपनी भाषा नहीं है। ओहो। और मैं इलेक्शन कमीशन को कब से जानता हूं, टीएन सेशन का जिस दिन अपॉइंटमेंट हुआ था उस समय सिंगल मेंबर इलेक्शन कमीशन होता था, सिंगल मेंबर। तब से आप कवर कर रहे हैं? टीएन सेशन के टाइम पर जब उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी पहले दिन, तब मैं उनको कवर करने इलेक्शन कमीशन आईएनएस के पीछे होता था, तो हमारे लिए तो वॉकिंग था वो जी। तो उसके बाद जब टीएन सेशन ने पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ बगावत शुरू कर दी, उसने कहा मैं रूल बुक से चलूंगा। मुझे भले ही नरसिम्हा राव ने अपॉइंट किया है सरकार बनते ही 1991 में, लेकिन मैं रूल बुक से हिसाब से चलूंगा, मेरा कोई मतलब नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी से या जिसने मेरे को अपॉइंट किया। क्या आज की तारीख में राजीव कुमार और उनके साथ 2 इलेक्शन कमीशन हैं जिनको मोदी जी ने अपॉइंट किया है, क्या वो ये दावा कर सकते हैं कि वो निष्पक्ष हैं? उनके बारे में इलेक्शन कमीशन का जो, आपको गंगा के बारे में ये बात सोचना पड़ेगा कि गंगा जब गंगोत्री जमुनोत्री से वो मैली हो जाएगी तो हरिद्वार, ऋषिकेश और बनारस जाते जाते क्या हालत होगी उसकी। तो आप ये खेल ये समझिए कि इलेक्शन कमीशन की जो आज की जो संरचना है वो मोदी जी के लॉयलिस्ट लोग हैं, वो प्रधानमंत्री कार्यालय के लॉयलिस्ट हैं और उनका मालिक प्रधानमंत्री, वो लोग हैं जो सत्ता चला रहे हैं, वो मालिक हैं उसके। तो जो ऑटोनॉमी इलेक्शन कमीशन की जो स्वायत्तता है, वो स्वायत्तता तो मोदी जी ने उसको ध्वस्त कर दिया, उसको अग्नि में डाल दिया। तो अब क्या है कि जो ये बयान आज नेताओं ने दिए हैं और जो इन्होंने डाइवर्ट और कंफ्यूजन खड़ा करने की कोशिश की है, सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने दिए। मैं वही तो कह रहा हूँ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने जो बयान दिए, सिटिंग चीफ जी जो बयान दिए उन्होंने, नेता ही हुए वो, रूलिंग पार्टी के टॉप लोग हैं वो, तो उनसे जो बयान दिलाया गया, बयान इसलिए दिलाया गया कि आप माहौल बनाने के लिए बयान देखो, मोदी जी तो बयान दे नहीं सकते, तो स्टेट से बयान दिलाया गया और उनसे जो कहलवाया गया कि ये बोलना है, क्योंकि ये गुजरात मॉड्यूल का एक बहुत बड़ा ये मॉड्यूल है कि ये इस तरह से चीजें करनी है, कंफ्यूजन क्रिएट करना है। इस तरह से इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं बोला, आज इन्होंने क्यों नहीं बोला इलेक्शन कमीशन की अपलोड क्यों नहीं हुआ, इतना बड़ा
ताम झाम है और बगल में हरियाणा है। हरियाणा वो कोई केरल में नहीं है या नॉर्थ ईस्ट मणिपुर नहीं है, अरे बगल में हरियाणा है। आप कह रहे हैं कि साइंस टेक्नोलॉजी में बहुत एक ऐप पर ये कर देता हूँ, बारिश भी करवा रहे हैं, तो ऐप से बारिश भी करवाने समझ वाली गया। पार्टी है ये। तो ये सवाल ये है कि क्यों नहीं ट्रांसपेरेंसी है, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करवाने की जो मशीनरी है वो क्या कर रही है, ये कंफ्यूजन क्यों है? जी आ रहा हूँ। चलिए, आप भी इलेक्शन कमीशन जो है बहुत भीतर से जानते हैं, कवर कर रहे हैं। आपने कहा 33 सालों से, 91 से अब तक, और ये भी जो है हमारे जो किंग हैं, ये भी जो है इलेक्शन कमीशन बहुत दिन से कवर कर रहे हैं। मुझे एक चीज बताइए अत्री साहब, दिल आपका क्या कह रहा है कि ये जो बोला चीफ मिनिस्टर ने कि कांग्रेस पार्टी 8 तारीख को रोएगी, आंसू बहाएगी ऐसे ऐसे करके, राहुल गांधी से लेकर हुड्डा रोएंगे और कहेंगे साहब ईवीएम ने हमें हरवा दिया, हमें ईवीएम ने हरवा दिया, ये ईवीएम को दोष देंगे। ये जो भूमिका तैयार की जा रही है, ये जो स्क्रिप्ट है, इस स्क्रिप्ट का मतलब क्या अत्री साहब, आप क्या समझ रहे हो? आप तो हरियाणा में बैठे हुए हो साहब, बताओ। इसका एक सूत्री कार्यक्रम है, केवल कंफ्यूजन फैलाना। कंफ्यूजन फैला दीजिए, जनता के दिमाग में एक कोने में एक बत्ती जला दीजिए कि हंग असेंबली भी आ सकती है। और हंग असेंबली आने का मतलब क्या समझते हैं? जो जेपी दलाल ने कहा था, सिंपल सी बात है। और अब उससे अगली बात आ दूं, आपके पास एक बाइट तो है आपके पास, जो आपने चलाया अभी, दिखाया कि क्या कह रहे हैं। उसके बाद जो झूठ पेडल की जा रही है, उसको सुन के तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हरियाणा के अंदर, मैं आपको भेजूंगा थोड़ी देर में स्क्रीनशॉट, मेरे को बहुत बड़े नेता का एक अभी मैसेज आया व्हाट्सएप, जब आपके पास मारा था, कि एक पॉपुलर लीडर ने यह बताया है कि हरियाणा के अंदर ईवीएम के अंदर 10 से 15% वोटों की फिक्सिंग ऑलरेडी हो चुकी है। ये अभी मेरे पास व्हाट्सएप पे, ठीक। और ये पॉपुलर परसेप्शन इनके जो व्हाट्सएप चैनल्स हैं कि आप चिंता मत करो, हम ये सारा खेल कर रहे हैं। ये सारा लोगों को मेंटली प्रिपेयर करने का है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हरियाणा के अंदर इन्होंने ये गलती अगर भूल से भी कर दी, तो हरियाणा में, मैं दीपक जी लिख के दे रहा हूं आपको, हरियाणा को जितना मैं जानता हूं इतना शायद बहुत थोड़े लोग जानते होंगे, इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी। अरे हरियाणा में इन्होंने हल्की सी भी हरकत कर दी तो, और उसका मतलब समझ लीजिए कि मैं ये क्यों कह रहा हूं। आई एम सेइंग इट विद अटमोस्ट कन्विक्शन ऑन माय पार्ट। और वो कन्विक्शन क्या है? हरियाणा के अंदर चुनाव इस बार कोई पार्टी नहीं लड़ रही है, अगर कोई बात हो तो दिमाग से निकाल दीजिएगा। इस बार चुनाव लड़ रही है जनता, और उसका है जनता बनाम भाजपा, ये याद रखिएगा। आवाज करो। अगर इन्होंने उंगली भी टच कर दी, कहीं उंगली भी टच कर दी, मैं आपको बता रहा हूं, इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी और ढूंढते रह जाएंगे आप। ये वही हरियाणा जिन्होंने अंग्रेजों का क्या हाल किया था, याद होगा आप, या भूल गए? भागने की जगह नहीं छोड़ते। और इंपॉर्टेंट बात क्या है उसको समझिए आप, इस पूरे खेल की डेप्थ में जाइए आप। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा कैसे है, जरा सोचिएगा। बीजेपी, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, महेंद्रगढ़ में रेड की, समालका में रेड की, सोनीपत के एमएलए को अरेस्ट किया, याद होगा ना सारा। एक वो सारे उनके परमानेंट एलाई हैं। उसके बाद इनेलो, जेजेपी, बीएसपी, चंद्रशेखर रावण, हलोपा, गोपाल कांडा, सारे इंडिपेंडेंट, ये सारे चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के साथ। चुनाव आयोग, ठीक जी, सारे कांग्रेस वर्सेस रेस्ट आप कह लीजिए, कांग्रेस वर्सेस रेस्ट। नो नहीं सर, सॉरी, इट इज जनता वर्सेस रेस्ट। जनता अच्छा, बनाम पीपल वर्सेस रेस्ट। जनता बनाम बीजेपी एंड इट्स एलाइज इंक्लूड एवरीबॉडी। दैट इज द इलेक्शन इन हरियाणा। और ये खेल कब कर पाते हो आप? आपने एक बात छेड़ी, 2019 का जब विधानसभा चुनाव आपने जिक्र किया, उसमें क्या था? 24 सीटें ऐसी थी जिनका मार्जिन, आपने बिल्कुल ठीक कहा, 5000 से नीचे था, और 5 सीटें ऐसी थी जिनका मार्जिन 1000 से नीचे था। तो 1000 से नीचे वाली सीटें आमतौर पे वल्नरेबल होती हैं, 2000 तक की भी वल्नरेबल होती है पोस्टल बैलेट के जरिए, जैसा आपने चर्चा की। अब सवाल क्या है कि हरियाणा में जिस तरह की वेव है, कांग्रेस पार्टी जो भी सीट जीतेगी वो बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगी, बहुत बड़े मार्जिन से, और बीजेपी जो भी सीट जीतेगी बहुत नैरो मार्जिन से जीतेगी। तो ये चाहकर भी बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, पहली बात। कर्मचारी नहीं करेंगे, दूसरी बात। और अधिकारी हरियाणा के सबसे बड़े मौसम वैज्ञानिक हैं, वो इस खेल में पड़ेंगे नहीं। तो जो इन्होंने कहा है आज, वो इन्होंने एक एनवायरमेंट बिल्डिंग जरूर की है, लेकिन मुझे लगता है जो इन्होंने आसमान में थूका है वो इन्हीं के ऊपर गिरेगा 8 तारीख को। कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। अत्री साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस जहां जहां लड़ रही है बड़ी मजबूती से लड़ रही है, और उसकी जो लीड होगी 10,000 वोट से ज्यादा होगी, 7-8 हजार वोट से ज्यादा होगी, और इतने वोट आप पोस्टल बैलेट के थ्रू मैनिपुलेट नहीं कर सकते। उमाकांत जी, आप इतने बरसों से इलेक्शन कमीशन कवर कर रहे हैं, 33 बरसों से इलेक्शन कमीशन को आप जानते हैं,
मान लीजिए अगर कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला हो रहा है ए वर्सेस बी, और ए यानी कांग्रेस अगर 800 वोट से आगे है किसी सीट पर, 800 वोट 700 वोट, तो क्या ये 600-700 वोट मैनेज किए जा सकते हैं अगर रिटर्निंग ऑफिसर यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हमारे साथ है, कप्तान हमारे साथ है, माहौल हमारे साथ है, ऊपर सबने आंख बंद कर रखी है, तो क्या 400-500 वोट मैनेज किए जा सकते हैं? आपने जो इतने बरस इलेक्शन कवर किए, इस तरह के वाकयात आपके सामने आए, मैं एक जनरल जवाब चाह रहा हूं, क्या 400-500 वोट मैनेज हो सकते हैं? देखिए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है, जो मुख्य चुनाव अधिकारी जिले का होता है, वो मालिक होता है पूरे प्रोसेस में। ओके। और ईवीएम की जो गिनती है, ईवीएम की गिनती वीवीपैट सब जगह नहीं है, हर एक पोलिंग बूथ पर नहीं है, हर मशीन के साथ नहीं है। वीवीपैट नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात कि उत्तर प्रदेश में पिछले इलेक्शन में जयराम रमेश जो कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया कि वो उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को फोन करके धमका रहे हैं कि वो किसी को हरवाओ, किसको जितवाओ। और ये मैनिपुलेशन मेरठ से लेकर के और उत्तर प्रदेश की तमाम सीटों पर आरोप लगाया गया, खुल के लगाया गया। बीजेपी के लोगों ने कहा कि हम हार रहे हैं, लेकिन पता लगा 10,000 से मेरठ में जीत गए। सवाल ये है कि ये जो पर्दा है, ये ईवीएम मशीनों के बावजूद भी, वीवीपैट के बावजूद भी, इलेक्शन कमीशन के बाद भी अगर निष्पक्ष हो रहा है, तो इस तरह के आरोप क्यों लग रहे हैं? ये आरोप जब बैलेट पेपर होते थे, जब वोटिंग बैलेट से ठप्पा लगा करके वोट पड़ते थे, तब क्यों नहीं आरोप लगते थे? क्योंकि एक एक वोट की काउंटिंग होती थी। यहाँ तो जो मशीन है उसका बटन दबाया और उसकी कैलकुलेशन किसके हाथ में होती है? सरकारी कर्मचारियों के हाथ में। सरकारी कर्मचारी किसको रिपोर्ट करते हैं? जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इंचार्ज होता है, जो हॉटलाइन से इलेक्शन कमीशन से सीधे जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के एक सांसद और विपक्ष के कई लोगों ने आरोप लगाया कि उनको तो कहा कि आप जीत गए हैं, तुम नहा धो के आ जाओ सुबह सुबह। पता जब वो आए नहा धो करके फ्रेश होके आए, तो दूसरे को उसके पहले सर्टिफिकेट दे दिया। वो आयोग में सुप्रीम कोर्ट केस चल रहा है कोर्ट में। तो मेरा ये कहने का कुल मिलाकर के ये है कि ये बैलेट पेपर जो होता है, बैलेट पेपर में ये हेरा फेरी हुई और उसके बाद ये कहा गया कि बैलेट पेपर पहले गिनती कर लो। तो पहले गिनती करने के बावजूद भी इस तरह के एलिगेशन आ रहे हैं, और अगर ये आ रहे हैं इलेक्शन, इस तरह के एलिगेशन, इस तरह के आरोप, तो ये आरोप सीधा इलेक्शन कमीशन इसका जिम्मेदार है। आपका ये कहना है लखेड़ा साहब 33 वर्षों से इलेक्शन कमीशन को कवर कर रहे हैं, इनका ये सुझाव है, इनका ये मानना है, इनका अपना ओपिनियन है कि अगर 200-300 वोट की मार्जिन है, 500-600 की वोट की मार्जिन है, तो बड़ा रिस्की है, बड़ा रिस्क है कि जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, खेल हो सकता है बैलेट पेपर पे। अत्री साहब राम कहानी सुन ली आपने, पूरी राम कहानी सुना दी साहब, और लखेड़ा साहब ने आपकी राम कहानी पे मोहर लगा दिया, मोहर भी लग गई आपकी कहानी पे। मुझे ये बताइए कि दुखड़ा रोने से तो कोई फायदा होगा नहीं, और ना आप गवर्नर जनरल है ना मैं गवर्नर, आप किंग हैं लेकिन जर्नलिज्म के हैं। हरियाणा का किंग तो नायब सिंह सैनी है, और नायब सिंह जो असली किंग है वही कह रहा है कि साहब मशीनों का खेल होगा। मुझे ये बताइए कि अगर मुख्यमंत्री कह रहा है तो भाई डर तो लग ही रहा होगा। भूपेंद्र हुड्डा को आज चाय तो अच्छी नहीं लग रही होगी, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं देखिए भपकी तो है, मुख्यमंत्री बोल रहा है और वो भी डबल इंजन का। मुझे ये बताइए अत्री साहब, इसकी काट क्या है साहब? व्हाट इज द हरियाणवी काट? भाई जाट की काट तो बता दीजिए। अब देखिए अब तो हो गया, इससे बचा कैसे जाए भाई? कुछ नहीं, इसमें कोई कुछ नहीं है। हरियाणा है प्रधान जी, यहाँ कुछ नहीं होने वाला, छोड़ दीजिए आप। हरियाणा वाले जानते हैं इन चीजों का क्या इलाज होता है। 2 लाइन की बात सुन लीजिए, सारा समझ में आ जाएगा। इस सारी चीज की आशंका कांग्रेस पार्टी को पहले से थी। उन्होंने कल दोपहर को अपने सभी कैंडिडेट्स को फोन करके ये बता दिया था कि फार्म कल दोपहर को प्रीएम्प्ट कर लिया था उन्होंने। कल अपने कैंडिडेट्स को 2 बार फोन करके पीसीसी से हर एक कैंडिडेट को बता दिया गया कि हर बूथ का फार्म 87 रात को 8 बजे आपके पास होना चाहिए। तो सारे 87 फार्म जो स्टालिन ने किया था तमिलनाडु में, याद होगा आपको लोकसभा चुनाव में, वो सारा 87 का मतलब फार्म ये है कि जितने वोट मशीन में पड़े बूथ पे और
जितने गिने जाएंगे उसको मैच कर लें, मोटा मोटी ये चीज है। ईवीएम का सीरियल नंबर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तो हाँ, ईवीएम मतलब ये ईवीएम, ये सीरियल नंबर है, इसमें हाँ। इसमें 100 वोट पड़े तो वो जब मशीन खोले तो आप देख लीजिए भाई 100 वोट निकले कि नहीं निकले, ये है इसमें क्रॉस मैच कर लीजिए, मैच कर लीजिए जी। दैट इज वन सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरा, आज जो कांग्रेस पार्टी का जो वार रूम है दिल्ली में, सेंट्रल वार रूम, आज शाम को 5 बजे वहां के जो चेयरमैन है मिस्टर सेंथिल, उन्होंने हरियाणा जी कौन सी गूगल मीट होती है आपकी, क्या होती है पता नहीं मुझे, टेक्नोलॉजी, गूगल कॉन्फ्रेंस पे, गूगल मीट पे, उसके हरियाणा के 90 के 90 कैंडिडेट कांग्रेस के और उनके सभी काउंटिंग एजेंट, उनकी 5 बजे ट्रेनिंग की है स्पेशली ऑनलाइन डेमो के साथ। और उसमें बताया गया है कि ये डूज है, ये डोंट्स है। और उसमें ये स्ट्रिक्टली ये बता दिया गया है कि एज पर लॉ पहले पोस्टल बैलेट सारे के सारे काउंट होंगे, तब तक ईवीएम को हाथ नहीं लगाने देना। सेकंड चीज, जब भी आप कोई भी ईवीएम आएगी उसका सीरियल नंबर मैच कीजिए और उसके अंदर कितने वोट हैं अपने फार्म से और जो निकले हैं वो साथ के साथ मैच कीजिए। अगर कहीं भी कोई गड़बड़ है तो रियल टाइम के अंदर तुरंत कैंडिडेट को बताइए। तो ये हरियाणा है भाई साहब, यहाँ पे भूल जाइए आप। यहाँ ये गुजराती बहुत देखते हैं हम सुबह शाम तक, छोड़ दिए इस बात को। कोई गलतफहमी हो तो निकाल दीजिएगा, दौड़ा के मारेंगे, ये बता देता हूं मैं आपको। हरियाणा वाले छोड़ते नहीं। 2019 में दूध के जले हैं, इस बार छाछ को भी फूंक मार रहे हैं। 2019 में धोखा हो चुका। अच्छा, एक और बताइए, चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं हरियाणा, मैं समझ गया भाई। अरे भाई, हरियाणा का जो जाट होता है हम भी जानते हैं साहब, अगर एक बार दौड़ा लिया तो फिर दौड़ना ही पड़ेगा। मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लट वट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो पुलिस कप्तान है, जो एसएसपी हैं, कमिश्नर हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम हैं, उसके अलावा डिप्टी एसपी, जो पूरा सरकारी अमला है, वर्दीधारी और सिविल ऑफिसर्स जो चुनाव कंडक्ट कराएंगे, गिनती तो वही गिनेंगे, गिनती कोई इलेक्शन कमिश्नर थोड़ी ना गिनेगा आके, या अमित शाह थोड़ी ना देखेगा कि रिमोट अमित शाह के हाथ में। जो सरकारी अमला है, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे वो काउंटिंग ऑफिसर हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसे रिटर्निंग ऑफिसर कहते हैं, और पुलिस कप्तान वगैरह जिनकी व्यवस्था होती, इनका मूड मिजाज क्या है? ये अभी तो नायब सिंह सैनी के पैर नहीं पकड़ रहे, या अब थोड़ा सा इनके दिमाग में आ गया है? हरियाणवी अफसरों के दिमाग में क्या, ये बताइए। ये सारे के सारे मौसम वैज्ञानिक हैं। उन्होंने अपनी कांग्रेस पार्टी के जो भी उनके सूत्र हैं उनके जरिए अपनी अगली पोस्टिंग का जुगाड़ शुरू कर दिया है ऑलरेडी। यही मैं आपको कहना चाह रहा हूं। इनका फोन भी नहीं उठाएंगे वो, छोड़ दीजिए आप। हरियाणा के जो ब्यूरोक्रेसी है, दे आर द रैंक अपॉर्चुनिस्ट पीपल। वो जब से कल ये एग्जिट पोल आए हैं, उन्होंने सारे घोड़े दौड़ा दिए हैं अपने 11 तारीख के लिए कि नई शपथ हो, मतलब जो बढ़िया कैसे। आपके यहाँ जो चीफ सेक्रेटरी है, आपके यहाँ जो डीजीपी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, कप्तान, कमिश्नर, इन लोगों को एहसास हो गया है कि भूपेंद्र हुड्डा शपथ लेने जा रहा है? निश्चित तौर पे, कोई शक मत मानिएगा इसमें। इनका फोन भी नहीं उठाएंगे, मैं बता रहा हूं आपको। चीफ सेक्रेटरी इज रिटायरिंग दिस मंथ ओनली इज रिटायरिंग। वो क्यों पंगा लेगा? जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। तुरंत एक क्वेश्चन पूछ लें। लखेड़ा साहब ये कह रहे हैं, एक नई बात इन्होंने कही। इन्होंने कहा कि साहब जो मुख्य सचिव हैं, चीफ सेक्रेटरी है, होम सेक्रेटरी है, पुलिस प्रमुख है, डीजीपी है, कमिश्नर है, इनको इल्म हो गया, एहसास हो गया, भाप गए कि अब भूपेंद्र हुड्डा शपथ लेने जा रहा है। तो अगर ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही जो चुनाव कंडक्ट कराती, अगर इसको ये एहसास हो गया है कि साहब भूपेंद्र हुड्डा आ रहा है, तो ये खेल करेंगे या ये तटस्थ रहेंगे? ये मुझे बताइए अपने एक्सपीरियंस से जी। नौकरशाही जो होती है, नौकरशाही, जब नौकरशाही को पता लगता है कि निजाम बदलने वाला है, तो वो गलत काम के दबाव में नहीं आती, गलत काम नहीं करती है, दबाव में नहीं आती है जो उस पहले आती थी। और इलेक्शन कमीशन जो वोटिंग परसेंटेज वाला बात है, अपलोड ना होना, ये अपराध है, क्राइम है ये। और इलेक्शन कमीशन, जो मैंने इलेक्शन कमीशन कवर किया, तो डिप्टी इलेक्शन कमीशन एक पोस्ट होती है, आईएएस अधिकारी होता है, और वो 6 बज करके अगर मतदान खत्म हो गया है तो 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है शुरू, और वहीं बैठ करके फोन से अपडेट लेकर के 12-14 लोग वही इलेक्शन कमीशन में, डिप्टी इलेक्शन कमीशन के अगल बगल बैठे रहते हैं, और वो चिपकाते रहते हैं, यहाँ से इतना वोट पड़ा, इतना वोट पड़ा, इतना वोट पड़ा। कई जगह दूर दराज के इलाके थे, क्योंकि उस समय ईवीएम तो थे नहीं। जब ईवीएम नहीं थी, जब बैलेट पेपर से इलेक्शन होता था, तब 6:30 बजे, आधे घंटे बाद हम लोगों को पूरी खबर मिल जाती थी, एक एक जानकारी,
कि कहाँ क्या हो रहा है। यहाँ ईवीएम मशीनें हैं, उसके वहां बटन दबाना है, टोटल आ जाता है सामने, टोटलिंग आ जाती है कितना वोट किस बूथ पर पड़ा है। हो ये सकता है किसी दुनिया प्रतिशत में नहीं नहीं निकाल रहे। पाते हो। तो और 24 घंटे, और आपको अब सुबह 11 बजे अपलोड करना है, आपको ऑफिस खुलते ही अपलोड करना है, नहीं, एक मिनट रात एक भर मिनट, इलेक्शन कमीशन लकीड़ा सोता साहब मैं नहीं आपकी है। बात समझ गया, मैं आपकी बात समझ जी गया। देखिए ऐसा है कि काउंटिंग करना, गिनती गिनना गणित नहीं है। गणित है जब आप प्रतिशत निकालते हैं। तो हो सकता है जी अधिकारियों को जो नए हैं, हो सकता है प्रतिशत निकालना ना आता हो, देर लग जाती हो, गिनती तो गिन ही रहे हैं। एक चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, अत्री साहब, इसी हरियाणा की धरती पर जो आपकी राजधानी है चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ में हमने वो तस्वीरें देखी थी, कैमरे के सामने साहब बेईमानी कर रहे थे वो अनिल मसीह साहब। वो खबर सबसे पहले मैंने ही उठाई थी। अनिल मसीह साहब बेईमानी कर रहे थे, कैमरे ने उनको पकड़ लिया और बाद में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि चुनाव में बेईमानी हुई है, आंखों में धूल झोंकी गई है। ऐसा तो नहीं है कि चंडीगढ़ का कहीं ना कहीं फार्मूला लग जाए 8 तारीख को। दीपक जी, एक चीज और देखनी पड़ेगी आपको। हर स्टेट के अंदर, जैसे वो आप जिसका बात कर रहे हो, चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर का चुनाव था। हर स्टेट के अंदर साहब मॉडल लोकसभा तो के मॉडल ही लिए, होता है ना, एक मॉडल हमने ट्रायल लिया। नहीं दीपक जी, इनके पास ऐसे लोग हैं बड़े क्रिएटिव टाइप के, हालांकि वो डिस्ट्रक्टिव हैं। हर स्टेट के लिए वो नई टेक्नोलॉजी इजाद कर लेते हैं कि वहां पर ये खेल करेंगे, यहाँ पर ये खेल करेंगे, ताकि, क्योंकि आपने जो एक बार खेल कर दिया उसको तो मैं पकड़ लूंगा। तो हर बार कोई नई मैनिपुलेशन का जरिया ये निकाल के लाते हैं। जैसे तमिलनाडु में इनको स्टालिन ने पकड़ लिया था तुरंत, जब प्रधानमंत्री जी ने 6 रैलियां की, स्टालिन के कान जी खड़े हो गए। उनके पास पूरा सिस्टम है, उन्होंने कहा कि इमीडिएटली हर बूथ का फॉर्म 17 मुझे 12 बजे तक अपलोड चाहिए। फंस के खड़े हो गए, चलिए ये एक भी गेम नहीं कर पाए। अत्री तो साहब, ऐसे ही हरियाणा में ये सारी तैयारी कर ली गई है कांग्रेस के द्वारा। आपने एक एक चैलेंज दिया था और लाखों हमारे जो दोस्त हैं उनके आगे आपने कैमरे पर चैलेंज दिया था कि मैं बताऊंगा कितनी सीटें आ रही हैं और मैं बताऊंगा कि कितनी सीटें कांग्रेस जीत रही, कितनी सीटें बीजेपी जीत रही। आपने चैलेंज दिया, ओपन चैलेंज, रिकॉर्डेड। लोग हमारे जितने भी दोस्त हैं टाइमलाइन पे जाके आपको सुन सकते हैं। लेकिन आपने एक शर्त रख दी, उसमें शर्त आपने ये रखी, मोदी टाइप शर्त आपने रख दी कि दीपक जी पहले पूरी परसेंटेज आ जाए। तो परसेंटेज तो अत्री जी आई नहीं ना, कल आई ना आज आई। टोटल वोट प्रतिशत तो नहीं आया, अभी तक नहीं आया है। लिहाजा मुझे एक बताइए दीपक जी, लिहाजा मैं आपका जो चैलेंज था वो चैलेंज भी पूरा नहीं हो पा रहा। लेकिन चलिए वोट प्रतिशत नहीं आया, मैं चैलेंज की बात नहीं कर रहा हूं, दिल आपका क्या कह रहा है, छोड़िए नहीं, दिल चैलेंज नहीं छोड़ करता दीजिए। सर। दिल आपका क्या कह पत्रकारिता, रहा है, कितनी सीटें आ रही हैं? दीपक जी, पत्रकारिता में देखिए कोई दिल नहीं होता, आपने कोई आपने भावना नहीं वोट होती। आपने वोट प्रतिशत तो आपके पास आया नहीं, तो इसलिए मैं आपको चैलेंज कर नहीं सकता, है ना। अब मुझे बता दीजिए कि दिल से मेरा मतलब है गट फीलिंग, एक पत्रकार की गट फीलिंग होती है कि वो जब माहौल देखता है तो उसको अंदर से लगता है यार ये क्या हो रहा है। तो इस वक्त दीपक अंदर जी, की जो बात है वो आपको क्या है बताइए, कांग्रेस कहां खड़ी है, बीजेपी कहां खड़ी है? छोड़िए नायब सिंह दीपक सैनी जी, को। दीपक जी, जो भी आदमी पॉलिटिकल और ये सारे इलेक्शन कवर करता है, एक बात माननी पड़ेगी कि डेटा साइंस के बिना हम कोई कुछ नहीं कर सकते। पहली बात सर तो ये, मैं कह रहा हूं जब डेटा डेटा सामने किनारे नहीं रखिए, आया, एक अंदाजा तो नहीं बता नहीं, दीजिए। नहीं, अंदाजा नहीं, मैं आपको फिगर बता रहा हूं। कमाल है, मैंने आज तक कोई छुपाया थोड़ी आपसे। मैंने आपको ये बताया, अगर हरियाणा के अंदर 68% जो कि बताया जा रहा है, 67-8%, अगर वो पोलिंग होती है, अगर वो लिख लीजिए आप, ये याद आएगी परसों आपको। नहीं रिकॉर्डिंग चल रही है आपकी, 68%, रिकॉर्ड, आप हाँ। रिकॉर्ड हो रहे हैं, बोलिए, हमें लिखने की और जरूरत नहीं है। मैं चाहूंगा इसको दिखाइएगा अभी परसों जब रिजल्ट आएंगे, जी जी। ये भी आप प्रॉमिस कीजिए। अगर 67% जो कि ये दावा किया जा रहा है अभी तक का, अगर वो पोलिंग है, तो कांग्रेस पार्टी की सीट है 58 से 62, लिख लीजिए इसको। और अगर ये पोलिंग, क्योंकि काउंटिंग में खेल होगा जिस तरीके का जो वो सोच रहे हैं, अगर वो पोलिंग दिखाई जाती है 70-72, तो ये सीटें बढ़कर 65 तक हो सकती हैं। 58 से नीचे सीट मैं अब भी नहीं कह रहा कांग्रेस पार्टी। ओके भारतीय चलिए, जनता पार्टी एट दी मैक्स 20-22 सीट, उससे ऊपर नहीं आ रही होगी, कुछ भी कर ले वो। ओके लखना साहब, लास्ट लाइन, आपको लगता है कि बीजेपी प्रेशर में है, ब्यूरोक्रेसी समझ रही है कि सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है? क्या ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाह, रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पुलिस कप्तान, कमिश्नर, क्या ये हिम्मत कर पाएंगे खेल करने की, या ये जो नतीजे हैं बहुत स्मूथ आने वाले हैं, कुछ नहीं होगा? जो जो ऑफिसर्स होते हैं वो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। ये एग्जाम दे करके पास होकर के इन्होंने पूरा घाट घाट का पानी पिया हुआ होता है, और इनको
ये अगर कोई गलत काम करेंगे, इस तरह से आउट ऑफ द वे जा करके एक हारती हुई सरकार को जिताने में के पाप के भागीदार बनेंगे, तो उसका खामियाजा इनको भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। जन भावना एक चीज होती है, परसेप्शन होता है, जन भावना होती है, संविधान है, देश है, ये सारी चीजें हैं और ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हम लोगों की, और इसमें सरकारें आती रहती हैं और जाती रहती हैं। कोई भी अधिकारी अगर गलत काम करते हुए पकड़ा गया या ये प्रूव हो गया कि उसने सत्ताधारी पार्टी को जिताने के लिए गलत काम किए, तो वो बच नहीं सकता है। और खास तौर पर ऐसे मौके पर इसका एक छोटा सा पहलू और है कि ये डिस्परेशन, ये बीजेपी में जो हार का जो डर है, ये हार का डर क्यों है? उनको लगता है कि अगर हरियाणा जैसा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट राज्य अगर हाथ से छिन गया तो उसके बाद ये बचेंगे नहीं, तो ये पूरी ताकत लगाएंगे किसी भी तरह। मैंने आपको बार बार बोला कि मुझे इलेक्शन कमीशन की ट्रांसपेरेंसी पर कोई भरोसा नहीं है। मुझे मोदी सरकार के जो मंसूबे हैं उस पर मैं कोई भरोसा नहीं करता हूं, क्योंकि ये बेमानी गड़बड़ करने के माहिर खिलाड़ी हैं और इन्होंने राज्यों में किए ये खेल। तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि इस पर बहुत सजगता से काम करने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है। जी लखेड़ा साहब ने एक बड़ी चीज कही, उन्होंने कहा कि भाई ये जो इलेक्शन है ये पीपल वर्सेस बीजेपी है, पीपल वर्सेस गवर्नमेंट है ये, और ऐसे में ब्यूरोक्रेसी पाप की भागीदार नहीं बनेगी, वो अपने को फंसाएगी नहीं, गलत काम नहीं करेगी, क्योंकि उनको भी जनता का मूड, जो पल्स ऑफ हरियाणा, वो पता लग रहा है। एक लास्ट लाइन कुछ आप कहना चाह रहे थे अत्री साहब? मैं दीपक जी आपको केवल एक इनकी असलियत बताने जा रहा हूँ। नायब सैनी जी से ये बयान दिलवा करके ये हरियाणा का टेम्परेचर टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पंगा लेने की सोचे भी या ना, और उसमें ये बुरे तरीके से नाकाम होंगे। हरियाणा के अंदर जब आप चढ़ती कला में होते हैं ना, तो आप 2-4 वोटों का हिसाब कर सकते हैं गड़बड़। जब आपका अवसान हो रहा होता है, सबको पता है कि हरियाणा में भाजपा ऑन द मूव गिरने वाली है, कोई ब्यूरोक्रेट टच भी नहीं करेगा उस चीज को। यू टेक इट फ्रॉम मी, दे आर जस्ट टेस्टिंग द वाटर्स, दे आर जस्ट टेस्टिंग। चढ़ती कला क्या है उत्तर प्रदेश बिहार वालों को जब आप सरकार में आ रहे होते, जब आप सरकार में आ रहे होते हैं तो माहौल दूसरा होता है, जब आप सरकार से जा रहे होते हैं तो यही ब्यूरोक्रेट आपका फोन नहीं उठाते। नहीं, चढ़ती कला तो बता दीजिए साहब, चढ़ती कला क्या क्या मतलब है, जो हमारे यूपी के भाई हैं? कांग्रेस आज सरकार में बनाने जा रही है, वो चढ़ती कला है। भाजपा सरकार से वापस होने जा रही है, उगता हुआ सूरज, उगता हुआ सूरज, वो डूबता हुआ सूरज। डूबते हुए सूरज को आज तक आपने किसी को नमस्ते करते हुए देखा है क्या दीपक जी? चलिए, चढ़ती कला है, ये कह रहे हैं साहब, चढ़ता हुआ सूरज है, सबको सब नमस्कार करते हैं, ब्यूरोक्रेसी भी नमस्कार कर रही है। डूबते हुए सूरज पर जल चलाने वाले लोग अब बचे नहीं, ऐसा इनका मानना है ब्यूरोक्रेसी में। बहरहाल एक चीज जरूर है कि जो हमने कहा चंडीगढ़ में हमने इसी हरियाणा में देखा कि किस तरह से घोर बेईमानी हुई, कैमरे पर कैद हुई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहना पड़ा कि इलेक्शन में बेईमानी हुई है, इलेक्शन रद्द हुआ और उसके बाद उसमें मुकदमा भी लिखा गया। लेकिन एक चीज जो अत्री साहब ने भी जरा संकेत दिए और लखेड़ा साहब ने, कि ये जो इलेक्शन है ये सरकार बनाम जनता है, और यमुना में बहुत पानी बह गया जब मसीह साहब ने बेईमानी कराई थी। तो उम्मीद हमारी ये है कि जो ब्यूरोक्रेसी, देखिए इलेक्शन कमीशन दोस्तों अलग कर दीजिए, जो ब्यूरोक्रेसी, अगर कप्तान, पुलिस का कप्तान और जिला अधिकारी, अगर डीएम और कप्तान चाह जाएं तो फिर जिले में का बाल बाका नहीं हो सकता, फिर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और इनका यह कहना है कि डीएम एसएसपी समझ चुके हैं कि अब हवा का रुख किस तरफ है। अत्री साहब आप आए, थोड़ा सा आपने डराया, फिर आपने कुछ ज्यादा ही डरा दिया, लेकिन बाद में आपने पल्स को संभाल लिया, आपने थोड़ा सा एक इत्मीनान दिया कि नहीं साहब। और लखेड़ा साहब आपने भी ये कहा कि अगर ब्यूरोक्रेसी डटी रही तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। लखेड़ा साहब थैंक यू सो मच, अत्री साहब थैंक यू सो मच।